नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भाषा और बोलियाँ। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा और उसकी कौन-कौन सी बोलियाँ हैं, उसकी कौन-कौन सी उपबोलियाँ हैं, किस क्षेत्र में वो बोली जाती हैं, हिंदी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, उसका विकास का क्रम क्या रहा। तो ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, ग्रुप सी, एसआई, आरओ, एआरओ एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं आप सब जानते हैं। उन सब में जो हिंदी का सिलेबस है वो सब में सामान्य हिंदी ही पूछी जाती है। तो उसी को लेकर के जो कॉमन से टॉपिक्स हैं मैंने उनको उठाया है, ताकि आप सबको इसमें हेल्प मिल सके। और देखो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो हिंदी है ना उसे हम रटते रहते हैं, जबकि वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान। तो जो कि हमारे लिए बहुत स्कोरिंग भी होती है। 20 नंबर हम अक्सर सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वही 20 नंबर जब हमारे बहुत आसान होने के बावजूद भी हम जब गलत कर देते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। तो इसलिए रटना नहीं है, उसे समझना है। तो आज पहले इस टॉपिक से प्रश्न तो नहीं बनते थे ये, क्योंकि साहित्य और भाषा जो है ये वाला जो साहित्यिक जो तैयारियां करते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी, तो उनमें ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब ये ग्रुप सी में भी पूछा जाने लगा है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, भाषा एवं बोलियाँ। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक पीडीएफ लिया है मैंने यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा पाऊँ। और आप हो सके तो कॉपी पेन लीजिए और तैयारी के साथ बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और उम्मीद करूँगी कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए आप उसको गलत ना करें। तो चलिए, हिंदी भाषा का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। किसके? आर्यों के आगमन। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी आप उसको नोट करते जाइएगा, पॉज करिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आर्यों के साथ जिस भाषा का विकास हुआ उसे संस्कृत कहते हैं। ठीक है, आर्यों के साथ साथ जो भाषा विकसित हुई थी उसे संस्कृत, क्योंकि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। आर्य भारत में मध्य एशिया से सिंधु द्वार के द्वारा भारत में पंजाब प्रांत में बसे। पंजाब प्रांत में जो सिंधु नदी का तट है ना, उसके आसपास जब आर्य आए तो वो अपने साथ एक भाषा का, आर्य भाषा अपनी भाषा ही लाए संस्कृत के रूप में, उसको फिर विकसित धीरे धीरे उसका विकास हुआ। संस्कृत से जिस भी भाषा का विकास हुआ उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, क्योंकि आर्यों के आगमन से आई थी इसलिए आर्य भाषाएं हो गई। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, एक वर्गीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वो 3 आर्य भाषा परिवार कौन से थे। सबसे पहला है प्राचीन आर्य भाषा परिवार। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। जो प्राचीन आर्य भाषा था उसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ध्यान रखिएगा ईस्वी और ईस्वी पूर्व का, ठीक है, क्योंकि प्रश्न जब बनते हैं ना तो आपको ईस्वी में भी देगा और ईस्वी पूर्व में भी देगा, तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। फिर दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 या 1100 ईस्वी पूर्व। आप 1000, कभी कभी 1000 भी दे देते हैं, कहीं कहीं 1100 ईस्वी पूर्व भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आधुनिक है 1100 ईस्वी से आज तक, जो अभी तक की जो भाषाएं हैं वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा। इसके अंदर एक तो वैदिक संस्कृत आता है और दूसरा लौकिक संस्कृत। इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत का था, और लौकिक संस्कृत का था 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक, अब उसके बाद मध्यकाल में आइए और हम देखते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व जो हम यहाँ छोड़ गए थे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। 500 ईस्वी पूर्व से
1100 ईस्वी तक का जो समय रहा उसमें 3 भागों में उस प्राकृत को बांटा गया, ठीक है। और वो प्राकृत थे हमारे पाली, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश और अवहट एक ही है, ठीक है, लेकिन अपभ्रंश का जो उत्तरवर्ती रूप था उसे अवहट के नाम से जाना गया, ठीक। तो पाली का समय इसमें आपसे पूछा जाता है कि 500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से और 1 ईस्वी तक का जो समय था वो पाली का था, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, क्योंकि उस समय जो लोक भाषा थी, जन भाषा थी, वो पाली थी। और पाली में ही महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश थे उनके लिए मतलब पाली भाषा को चुना था, क्योंकि जन भाषा थी और जन भाषा के माध्यम से वो अपने उपदेश देना चाहते थे। फिर प्राकृत आई, जैन धर्म की जो भाषा थी, ठीक। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का इसका समय रहा, ठीक है। इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो समय था वो 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक का रहा। और इसका जो उत्तरी भाग था, उत्तरवर्ती मैंने कहा, उसे अवहट के नाम से जाना गया और वो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं जो थी वो 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक जितनी भी भाषाएं हैं उसके अंदर इनको रखा गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन आर्य भाषा मुख्यतः संस्कृत जो भारत में प्रचलित हुई उसी संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा कहा गया। उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वही ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया वो यहाँ इसको विस्तार से लिखा गया है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। वैदिक संस्कृत, मूल संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा गया है। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है, तो जो मूल संस्कृत थी ना उसे ही वैदिक संस्कृत कहा गया है, ठीक है। वैदिक संस्कृत में ही वेद पुराण, तो वेद पुराणों की उपनिषदों की भाषा कौन सी थी, लौकिक थी या वैदिक थी, तो आपको ध्यान रखना है वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, वेद पुराणों की भाषा। फिर दूसरी आती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का सरलतम रूप जो मौखिक था लौकिक संस्कृत कहलाया, तथा लौकिक संस्कृत में ही ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए जैसे रामायण है, महाभारत है, ठीक है, तो उनकी जो रचना हुई है वो लौकिक संस्कृत में हुई है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा पे। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषा है ना उसमें मध्यकालीन उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, हमने देखा ऊपर, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली लौकिक संस्कृत का, अपभ्रंश पाली लौकिक संस्कृत को अपभ्रंश पाली भाषा को कहा गया। सॉरी, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। लौकिक संस्कृत का अपभ्रंश पाली भाषा को कहा गया है। अच्छा, मतलब अपभ्रंश का मतलब होता है कि जो उससे विकृत हुई, यानी कि उसका शुद्ध रूप या उससे थोड़ा बिगड़ा हुआ, भी अपभ्रंश का वैसे शाब्दिक अर्थ लें तो बिगड़ा हुआ उससे लेते हैं, तो बिगड़ा हुआ यानी कि उससे थोड़ा हट करके या अलग, ठीक है। तो जो लौकिक संस्कृत थी ना उससे थोड़ा जो अगला जो रूप था, अगला जो स्टेज था वो पाली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसके जनक गौतम बुद्ध को माना जाता है, ठीक है। अगला है प्राकृत। प्राकृत जो है ना पाली का अत्यधिक सरल रूप प्राकृत कहा जाता है, ठीक है। पाली को और सरलीकृत किया गया तो वो फिर प्राकृत बन गई। इसे गांव की भाषा माना जाता है। इसके जनक महावीर जैन को माना जाता है। मैंने कहा था ना जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो प्राकृत में दी गई थी। अगला है अपभ्रंश। प्राकृत भाषा के बदले हुए रूप को अपभ्रंश कहा गया। अलग अलग आचार्यों ने इस भाषा को अलग अलग नाम से संबोधित किया। जैसे आचार्य दंडी ने आभीर कहा, स्वयंभू ने देसी भाषा कहा, भरत मुनि ने अशुद्ध भाषा, चंद्रधर शर्मा ने उसे पुरानी हिंदी कहा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, ठीक है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको पुरानी हिंदी कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको साहित्यिक पुरानी हिंदी कहा था। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो स्वयंभू थे। स्वयंभू को हिंदी का
थोड़ा यहाँ पे आप हिंदी को हटा करके अपभ्रंश कीजिएगा, ठीक है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। क्योंकि इनका एक ग्रंथ था पौमचर्यु, इन्होंने लिखा था ना, तो वो राम कथा पर आधारित था, पौमचर्यु, ठीक है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ओके, आगे है हमारा तीसरा पॉइंट, आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अपभ्रंश तथा प्राकृतनिष्ठ हिंदी को प्राचीन हिंदी कहा गया। देखो, अपभ्रंश और प्राकृत का जो मिला जुला या विकृत रूप था, अगला रूप, उसे हिंदी, प्राचीन हिंदी कहा गया है, ठीक है। जिसमें अपभ्रंश के शब्द थे और कुछ हिंदी के शब्द थे, ठीक है। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वी राजरासो है, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर समूहों के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन था? तो पृथ्वी राजरासो, और उसके लेखक थे चंद्रवरदाई। दूसरा है हमारा मध्यकालीन हिंदी। इसमें उर्दूनिष्ठ हिंदी तथा अरबी फारसी शब्दों से युक्त हिंदी को मध्यकालीन हिंदी कहा गया, जिसका प्रयोग भक्ति काल में सर्वाधिक हुआ। अब इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि कारण जो है वो विदेशी आक्रमण था। मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे ना भारत पे, तो अब जैसे कोई आता है शासन करता है, कोई विदेशी आता है शासन करता है, तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपना कल्चर लेकर के आता है। तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए अपनी भाषा में अपने धर्म का प्रचार करना चाहा, तो अरबी फारसी जो भाषा थी उनकी, वो यहाँ पे उसका मतलब हिंदी में मिश्रण हो गया, और फिर मध्यकालीन हिंदी जो कि उर्दू निष्ठ थी, ठीक है। तो अब तीसरा है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी के रूप में संस्कृत निष्ठ तथा उर्दू निष्ठ दोनों प्रकार की हिंदी का प्रचलन था, लेकिन उर्दू निष्ठ हिंदी के मानक रूप को प्रचलन में लाया गया, इसे ही आधुनिक हिंदी कहा गया, ठीक है। आधुनिक हिंदी इसलिए हमने आज हम जब हिंदी पढ़ते हैं, एक मानक हिंदी जो हमारी है, तो उसमें हमें बहुत सारे विदेशी शब्दों शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे उन्हें हमने कैटेगराइज किया है, तत्सम शब्द हैं, तद्भव तो खैर हिंदी की ही है, और देशज हैं, विदेशज हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे शब्दों को हमने उनको संकर शब्द हैं, तो अलग अलग कैटेगरी, तो उन सबको हमने आज एक हिंदी के अंदर, हिंदी ने उनको अपने अंदर समाहित किया है, और उसके बाद आज हिंदी एक मानक भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, ठीक। अब देखो, एक डायग्राम या कह सकते हैं कि एक बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, मतलब हिंदी का जो विकास क्रम है ना, हिंदी बनने की, हिंदी जो भाषा बनी, उसका क्रम क्या था, उसका सफ़र कैसा रहा, तो ये वैदिक संस्कृत। फिर यहाँ पे ये लौकिक है, इसको आप लौकिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लौकिक संस्कृत आ जाएगा, फिर पाली है, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश, अवहट, और लास्ट में बनी हमारी हिंदी। तो ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको इस ऑर्डर में लगाने के लिए ये आ सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। फिर है वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। खड़ी बोली में हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों को मिश्रित करके मानक हिंदी का निर्माण किया गया, ठीक है। मैंने कहा था ना, हमारी हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को उसने अपने अंदर ग्रहण किया हुआ है। आज हम हिंदी में हिंदी के शब्द कम और अंग्रेजी के शब्दों को ज़्यादा बोलते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक हिंदी की विशेषता है, जिसने अपने अंदर विदेशी शब्दों को भी आराम से समाहित किया हुआ है। जबकि हम विदेशी भाषा, जब आपने कभी किसी अंग्रेज को अपनी भाषा में हिंदी बोलते हुए नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि उनकी जो भाषा है ना, उसमें उन्होंने दूसरी भाषाओं के शब्दों को समाहित नहीं किया है। लेकिन हमारी हिंदी का इतना उदार, इतना विशाल हृदय है कि उसने संसार की सभी भाषाओं को, कोई भी भाषा आ जाए, तो उसने अपने अंदर सबको समाहित किया हुआ है, ठीक। तो ये हमारी हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ठीक। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी कोई
इम्पोर्टेंट इसमें लगेगा तो मैं आपको हाईलाइट कर रख के दे दूँगी, ठीक है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा या मातृभाषा हिंदी है। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, वो कौन सी है? हिंदी है, ठीक। वैसे भारत एक बहुभाषी देश है, परंतु भारत में हिंदी भाषी जनता की संख्या सर्वाधिक है, ठीक। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकने में सबसे अधिक सक्षम है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके बोलने वालों की ज़्यादा संख्या समझने वालों की है, ठीक है। इसको बोलते लोग कम हैं, समझते ज़्यादा हैं। बोलने और समझने में हिंदी सरल एवं स्पष्ट है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है और यह भाषा जैसे बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। देखो आपको इसमें थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इसके अंदर हिंदी की विशेषताएं उभर कर आती हैं। हिंदी एक मानक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, और क्योंकि हिंदी जैसे बोली जाती है ना वैसे लिखी भी जाती है। अब कैसे? जैसे देखो, हम कोई भी शब्द है ना हिंदी में, कोई भी चाहे आधा वर्ण है चाहे कोई कैसा भी वर्ण है, जितना उसको हम लिखते हैं उतना ही हम उसको उच्चारण भी करते हैं। जैसे इंग्लिश है या रोमन लिपि है, जैसे नाइफ, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे नाइफ की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो वहाँ पे हम शुरू में के लिखते हैं, है ना। लेकिन जब उच्चारण करते हैं ना तो के का उच्चारण नहीं करते हैं, वो साइलेंट हो जाता है नाइफ, ठीक है। तो के जब हम लिखते हैं, और वो क्योंकि वो मानक भाषा नहीं है ना। और हिंदी क्या है, अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो हम के का भी उच्चारण, कौ का भी उच्चारण करते हैं। तो ये जो वर्ण हम बोलते हैं वो लिखते भी हैं, ठीक। हिंदी भाषा की विशेषताएं हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको समझने के लिए इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। यह भारत के केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आदि अनेक राज्यों की राजभाषा है। यहाँ पे आपको नोट करना है कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं जिनकी ये राजभाषा है, ठीक है। टोटल 11 राज्य हैं जिनमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। भारत जैसे महादेश की महाभाषा हिंदी की समृद्धि का कारण इसकी बोलियां हैं, जो हिंदी के क्षेत्र का निरंतर विकास एवं विस्तार कर रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में इसे राजभाषा घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। तो हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को मिला था, और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत मिला हुआ था, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 343 से लेकर के 351 तक जो अनुच्छेद है ना, उनमें हिंदी भाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है 343 से 351 तक, ठीक है, अनुच्छेद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर भारतीय भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से विकसित होती हुई वर्तमान रूप तक आई हैं। हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश के संश्लेषण से निर्मित हुई है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब का कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि आते हैं। इन क्षेत्रों में हिंदी की 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां लोक व्यवहार में आती हैं। इसे भी हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। हिंदी की बोलियां: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ठीक है। आपको ये अपभ्रंश ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हिंदी की 5 क्या हैं? उपबोलियां हैं, ठीक है। 5 बोलियां हैं और उनके अंदर पूरी 17 उपबोलियां आती हैं। देखो, पश्चिमी हिंदी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंदर भी 5 उपबोलियां उसकी आती हैं। पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बोलियां हैं, ठीक है। और इसको दूसरा नाम कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो ये 5 बोलियां जो हैं वो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपसे हमेशा प्रश्न बनते हैं। दूसरा आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती हैं। एक आती है अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब देखिए राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां आती हैं जो कि राजस्थान के अंदर ही बोली जाती हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को कभी कभी ढूंढानी भी लिख लेता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये राजस्थान क्षेत्र में पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण पूरे राजस्थान में ही बोली जाती हैं। ठीक, तो आपको ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला है पहाड़ी। पहाड़ी के अंदर 3 तरह की पहाड़ी आती है। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी है। यहाँ पे ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है, तो इसमें पूर्वी पहाड़ी आएगी। ठीक है, देखो पश्चिमी पहाड़ी में मंडियाली और हिमाचली आती है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की जो लगा हुआ उत्तराखंड का इलाका है ना, ये बेसिकली उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे बोली जाती है। ठीक, तो जो मंडियाली है वो हिमाचल से लगने वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी में आती है हमारी, ये इम्पोर्टेंट है मध्यवर्ती पहाड़ी में, क्योंकि ये हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी 2 बोलियां, जौनसार भी उसमें आता है। ठीक है, तो जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी ये किस में आती है? मध्यवर्ती में आती हैं। और पूर्वी पहाड़ी की बात करें तो जो पूर्वी पहाड़ी जैसे पिथौरागढ़ और ये जो हमारा चंपावत है, जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है ना, तो वहाँ पर नेपाली बोली जाती है। ठीक है, तो ये पूर्वी पहाड़ी के अंदर नेपाली आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बिहारी। बिहारी की भी 3 बोलियाँ हैं, इसमें आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, तो बिहार के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला जो हमारा, इस पे आप इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां सौरसैनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी से, पहाड़ी बोलियां खस और बिहारी बोलियां मागधी से विकसित हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा कौन सी किससे विकसित हुई है। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां रखी गई हैं। ठीक है, जो डायग्राम है ना, उसी का विश्लेषण यहाँ पे किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो खड़ी बोली का आपसे उसके बारे में पूछा जाता है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और वास्तविक अर्थ में जनभाषा हिंदी है। देखो हिंदी जो है ना, जो खड़ी बोली है वही वो ही आज हिंदी है। ठीक है, तो पहले एक खड़ी बोली थी, अब वो धीरे धीरे उसको मानक जब रूप मिला तो वो आज हिंदी बन गई है। ठीक, वर्तमान में इसे खड़ी बोली कहा जाता है। यह साहित्यिक और व्यावहारिक दृष्टि से लगभग 100 वर्षों से इस स्थान पर कायम है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली भी है, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। उत्तर भारत की है तो उत्तरी रूप से ही होगा, है ना। अच्छा, आगे है आधुनिक भाषाएं और उनकी बोलियां। साहित्यिक हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्खनी हिंदी और उर्दू का आधार भी खड़ी बोली मानी जाती है। इसका उद्भव भले ही कुरु जनपद में हुआ हो, आज समूचे भारत में सर्वाधिक लोग खड़ी बोली लिखते, पढ़ते, समझते और बोलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से खड़ी बोली हिंदी का पहला स्थान है। खड़ी बोली का हिंदी में क्या है? पहला स्थान है। ठीक है, बोली क्षेत्र के स्थान की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इसका सबसे बड़ा है। सरकारी कामों के लिए देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी खड़ी बोली को राजभाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति मिली हुई है। आज साहित्यिक और व्यावहारिक गद्य पद्य की भाषा होने के साथ साथ खड़ी बोली व्यापार और सिनेमा की भाषा भी है। ठीक, आप देखते होंगे हमारा जो सिनेमा है वो पूरा हिंदी में, बॉलीवुड जो आपका है वो पूरा हिंदी में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रियर्सन ने भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन के भाषा वैज्ञानिक, ग्रियर्सन जो थे वो एक भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने भाषाई जब सर्वे किया इस दौर में रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ ये प्रयोग होती थी। सहारनपुर, मुरादाबाद होती हुई और यह खड़ी बोली मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, अम्बाला और पटियाला का पूर्वी भाग तथा ब्रज क्षेत्र और दिल्ली तक व्याप्त थी। यह प्रदेश प्राचीन काल में कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, अतः इस बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ठीक है, कुरु जनपद आपको ध्यान रखना है, मेरठ, देहरादून, दिल्ली जो आसपास का क्षेत्र है ना, वो सभी जो है वो कुरु जनपद में आता था, इसीलिए इसको कौरवी भी कहा जाता है। ठीक,
खड़ी बोली की 5 उपबोलियां हैं। अ, पहली, ब्रज भाषा से प्रभावित ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली। पूर्वी बोलियों से प्रभावित खड़ी बोली। अब ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप थोड़ा ये देख लीजिए इसकी विशेषताएं खड़ी बोली की। तो ये भी इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो इसका पहला खड़ी बोली खरी थी थोड़ा सा बोलने में, तो इसलिए अब धीरे धीरे उसको मानक रूप मिला, तो फिर आज वो एक बहुत ही शुद्ध और परिनिष्ठित भाषा है, ठीक है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का आप ये देख लीजिए। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से नोट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक। इसका जो क्षेत्र है वो आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, गुड़गांव, ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है, ठीक। तो अब मध्यकाल में तो ब्रज भाषा बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। मध्यकाल पूरा भक्ति साहित्य, भक्ति काल हमारा ब्रज भाषा में है, तो बहुत मतलब अपने चरम विकास इसने भारतेंदु युग के समय हम कह सकते हैं इसका हुआ रीतिकाल में। उसके बाद भारतेंदु युग आए तो जब धीरे धीरे इसका विकास होना कम हो गया, और जो भाषा थी मध्यकाल में ब्रज भाषा वो अ, आज ब्रज की बोली मात्र रह गई है, ब्रज क्षेत्र में एक बोली बनकर रह गई है। और मध्यकाल में जो खड़ी बोली थी वो आज भाषा बन गई है, तो इसीलिए हम इससे कह सकते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती है। चलिए, तो हाँ, ये है हिंदी से जुड़ी हुई कुछ संवैधानिक बातें देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने, ध्यान रखना अयंगर फॉर्मूला था, उसके तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसी दिन से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारी हिंदी को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और गोपाल स्वामी अयंगर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये मांग उठाई थी, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 343 इसमें कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है हिंदी तथा राष्ट्रीय लिपि सॉरी देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राजभाषा संबंधी सलाह लेने देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और 7 जून 1955 को एक राजभाषा का आयोग का गठन भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खैर थे। और 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था, ठीक। 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, ठीक है। एक राजभाषा संसदीय समिति, आयोग नहीं है, ये समिति है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समिति जो बनी थी ना, इसके अध्यक्ष जो थे वो गोविंद बल्लभ भाई पंत थे। अनुच्छेद 345 कहता है कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अनुसूची 8 में वर्णित 22 प्रादेशिक भाषाओं में से किसी एक को अपने राज्य की राजभाषा बना सकता है। भारत के 9 राज्य, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 9 दिया है, लेकिन वर्तमान में 11 राज्य हैं जिनमें हिंदी राजभाषा के रूप में विराजमान है, ठीक है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था कि अंडमान निकोबार की द्वितीय राजभाषा, ऐसा कुछ प्रश्न मैंने किसी समूह के पेपर में देखा था, तो ये पूछा गया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि तो ये जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है और अंडमान है ना, इनमें द्वितीय राजभाषा का दर्जा, जैसे हमारे उत्तराखंड में प्रथम जो हमारी राजभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। तो इन राज्यों में, महाराष्ट्र में यहाँ पे राजभाषा मराठी है तो द्वितीय राजभाषा हिंदी है। गुजरात में गुजराती है तो द्वितीय राजभाषा हिंदी है। पंजाब में पंजाबी राजभाषा है और द्वितीय राजभाषा हिंदी है, ठीक। वैसे ही अंडमान में बंगाली, वहाँ पर बंगाली भी चलती है और हिंदी को उन्होंने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 346 राज्य तथा संघ के मध्य तथा राज्य एवं राज्य के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो केंद्र की राजभाषा होगी, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना,
इस पॉइंट्स को लेकर के आज हम कह सकते हैं कि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का जो दर्जा उसको असलियत में मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इसमें एक सिचुएशन हमेशा रखी गई है कि कोई परिस्थिति अगर होगी तो उसमें अंग्रेजी को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो कि आज तक वो स्थिति बनी हुई है। हिंदी को मतलब हिंदी का विकास के लिए आज तक उतने ठोस कदम अभी तक उठाए नहीं गए हैं जितने कि उठाने चाहिए थे। ठीक, तो खैर ये तो एक अलग ही दिशा में चले जाएगा। खैर छोड़िए, तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 343 किसी क्षेत्र के द्वारा अ, 1 मिनट, 346, सॉरी, ये 343 नहीं होगा, 347 होगा ये। ठीक है, 46 के बाद 47। ठीक है, आपको इसको नोट करेक्ट कीजिएगा, 7 है ये। ठीक है, 347 इस किसी क्षेत्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति अनुसूची 8 में स्थान दे सकता है, ये इसमें कहा गया है। 348 में है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय। ये भी आपको पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक, तो ये 348 में किया गया है। 349 भाषा के लिए विशेष अधिनियम 349 में बनाए गए हैं। 350 में अभ्यावेदन की भाषा हिंदी होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, 350 में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। ये 350 क में कहा गया है। 350 ख में कहा गया है कि किसी अल्पभाषी यानी कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है ना, उसमें 350 में उल्लेख किया गया है उनके बारे में। ठीक, 351 में है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 351 में कहा गया है। ओके, विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत नागपुर से हुई थी। इसके बाद हर 3 साल में हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम ने की। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन 10 से 12 दिसंबर 2015 को भोपाल में किया गया। इसकी अध्यक्षता सुषमा स्वराज जी ने की थी। 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में हुआ था। 12वां हिंदी सम्मेलन 2021 न्यूयॉर्क में होगा। अभी कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया। तो ये आपको नोट करना है। और देखो, हिंदी सम्मेलन से संबंधित मैंने एक वीडियो और भी बनाया है, उसमें जो सारे सम्मेलन है ना वो मैंने डिटेल से बताए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो अभी हमने इसमें एक टॉपिक में अभी अगली वीडियो में वो आपको बताऊंगी हमारी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हिंदी जो हमारी उत्तराखंड की बोलियां हैं ना, जो हमारे खस अपभ्रंश है और पहाड़ी बोलियां हैं, उसके अंदर भी कुछ उपबोलियां आती हैं। गढ़वाली के अंदर, कुमाऊनी के अंदर, गढ़वाली की, कुमाऊनी की। ठीक है, इनकी जो उपबोलियां हैं अलग अलग, क्योंकि कोस कोस पे कहते हैं ना, बानी, पानी बदले 2 कोस पे बानी, ऐसा कुछ एक आपने सुना होगा। तो वैसा ही यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, तो वो मैं एक अलग से वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आज हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अब जब इससे कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाओगे, ज़रूर आप उसको सही करके आओगे। तो इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे जो पेपर्स हैं, जो जिसकी भी आपका तैयारी कर रहे हो, वो आप बहुत अच्छा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा, और तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो